गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई टॉट हियर, तो उससे फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे आपके किस पे, एरर पे, और प्लस देयर विल बी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैबुलरी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो कि IBPS PO है और क्लर्क है और SSC के भी एग्जाम से सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो पहला जो है, पहले में क्या करना है, स्पॉट दर्ज करना है। पहला जो कुछ सेंटेंसेस होंगे वो बेस्ड ऑन होंगे किस पे, एरर डिटेक्शन पे, एंड फर्दर देयर विल बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैबुलरी एज वेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज दिस। तो आप लोग पढ़िए, समझिए एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो बताओ। वीडियो को पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा, अच्छी चीज़ें हैं, समझ में आएंगी आपको एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पॉज करके देखिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ। देखो, मिस्टर जोशी सेड दैट लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउइंग अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ वर्ब्स। ठीक है, वर्ब के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनमें से एक होता है क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स मैं बता चुका हूँ पहले भी और आगे सबको पता भी होगा और बेसिक ही चीज़ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट रखना होता है। ठीक है, जिनके बाद हमेशा क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट रखना होता है। क्लियर? चलो, जैसे मैंने कहा राम हेल्प, ठीक, ये वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सेंटेंस इनकम्प्लीट है क्यों? क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो राम हेल्प्ड, मैंने कहा क्या, श्याम। ठीक, अभी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ठीक है, मीनिंग दे रहा है। तो अगर आप हेल्प के बाद क्या नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, तो ये मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्प कैसा वर्ब हो गया आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है? और ऐसे ही एक इंट्रांजिटिव होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसके बाद में बाद में डिस्कशन करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस पढ़े हुए हैं आप, उसमें देखिएगा। ठीक है, फियर ऑफ ग्रामर करके एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसको देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक, तो और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ राम हेल्प टू श्याम, गलत है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, द टीचर described about the weather. The teacher described about the weather. क्लियर? अब देखो दिक्कत क्या है, ये जैसे ये वर्ब हो गई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो कोई भी मेन वर्ब होगी, आइदर इट इज गोइंग टू बी ट्रांजिटिव और क्या, इंट्रांजिटिव। अब जरा समझना। तो और हमें ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है मैं डिस्कस करा चुका हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको मिलता है वॉट या होम के रिप्लाई से। ठीक है, वॉट या होम के रिप्लाई से। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राम हेल्प्ड होम, तो क्या आंसर आया, श्याम। यहाँ समझना। तो अगर मैं यहाँ पे वॉट या होम का रिप्लाई लेना चाहूँ, द टीचर डिस्क्राइब्ड वॉट, आपका आंसर क्या आ जाएगा, द वेदर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अभी हमने डिस्कस किया, या अभी मैंने बताया आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे अबाउट नहीं होगा। बुक्स वगैरह में आपको ऐसे मिल जाएगा कि डिस्कस के बाद या डिस्क्राइब के बाद, सॉरी, या डिस्क्राइब के बाद किसका यूज़ ना करें, अबाउट का यूज़ ना करें। ठीक है, बट आप दो ही वर्ड याद कर पाओगे। ऐसी कोई भी वर्ड जो ट्रांजिटिव है और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में कभी प्रेपोजिशन नहीं आता, तो याद नहीं करना, आपको समझना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है कि वेंकैया नायडू वर डिस्कसिंग व्हाट, डिस्कसिंग व्हाट, द पॉसिबिलिटी। तो ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब, और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। बीच में प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अबाउट हो जाए, हट जाएगा। ये पहली चीज़ थी। ये क्लियर हो गया सभी को? इफ़ इट इज़ प्लीज़ मेंशन दैट इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है,
तो ये एक एरर तो हो गया यहाँ पे, क्लियर। ठीक, यहाँ पे डिस्कस है, डिस्कस के बाद अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैंने आपको समझा दिया। तो फर्स्ट पार्ट में तो एरर है, तो ये देखो दोनों, ये तीनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब बचा फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। मिस्टर जोशी सेट द लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू वर डिस्कसिंग व्हाट द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउइंग अनस्टार्ड, मतलब अनस्टार्ड क्वेश्चंस, अच्छा, जिसके आंसर्स टू विच आर गिवन इन राइटिंग एंड लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, जिसके आंसर्स रिटन में हैं और उनको फ्लोर पे रख दिया गया है, उनको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मिस्टर जोशी ऑल्सो सेड दैट एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस लीडर डायरेक्ट ओब्रायन, कि इनके अलावा अदर लीडर्स डिड नॉट स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, अदर लीडर ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट नहीं किया क्या करने के लिए, टू कैंसिल द क्वेश्चन आवर्स। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा गवर्नमेंट ने क्वेश्चन आवर्स को हटा दिया है। ठीक है, दैट इज़ एंटी डेमोक्रेटिक, स्टिल हमें उसे लेना देना नहीं, फिलहाल हम यहाँ सीखने की बात करते हैं कि अब क्या दिक्कत हो सकती है। सेकंड में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑप्शन नहीं है अपने पास। थर्ड और फोर्थ में हो सकता है, तो थर्ड देख लो। मिस्टर जोशी ऑल्सो सेड दैट एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस लीडर डायरेक्ट ओब्रायन, यहाँ कुछ लग नहीं रहा, इसका मतलब फोर्थ में ही होगा। तो फोर्थ में होगा तो ये आंसर होना चाहिए, बट अभी क्लियर नहीं है, तो देख लेते हैं दिक्कत क्या है। सी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ, मुझे चीज़ बताइए, इन्फिनिटिव से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट डू मीन बाय इन्फिनिटिव? तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, सर इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जैसे टेंस की फॉर्म्स होती हैं, वैसे इन्फिनिटिव की फॉर्म्स होती है। विल डिस्कस इट लेटर। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू के साथ हमेशा वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मीटिंग है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग है। सो दोज हु नो, उनको पता है कि क्या होना है। जिनको नहीं पता या जिनको अभी क्लियर नहीं है तो समझिए ज़रा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा सर टू के साथ तो क्या आता है, टू के साथ तो क्या आता है, यहाँ देखिएगा टू के साथ तो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो, टू मीट करने वाले हो। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर, और मैंने लिखा था आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर। तो बहुत सारे लोगों का आंसर ये जाने वाला है, इफ़ यू डू नॉट नो कि भैया टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, मीटिंग हटाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। लेकिन समझना मेरी बात को कि टू एक प्रेपोजिशन भी होता है, टू एक प्रेपोजिशन भी होता है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी वर्ब आती है तो उस वर्ब में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, उस वर्ब में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे ये टू इन्फिनिटिव के लिए यूज़ हुआ है और इधर टू इज़ अ प्रेपोजिशन। तो एक चीज़ समझो ज़रा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा सा ट्रिक तो नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वेशन है तो समझिएगा। कभी भी अगर आपको लुक फॉरवर्ड यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान समझना, लुक फॉरवर्ड आपको यूज़ करना है और उसके बाद आपको कोई वर्ब यूज़ करनी है, तो आप बिना टू के यूज़ नहीं कर सकते उसको। आप सेंटेंसेस बना के देख लेना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड यूज़ करना है आपको और उसके बाद आपको वर्ब यूज़ करनी है या नाउन यूज़ करना है या कुछ भी यूज़ करना है, आप बिना टू के नहीं बना सकते उसको, पॉसिबल ही नहीं है। आप बना कर देख लेना, अगर बनता तो मुझे बताना। विदाउट टू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये टू यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे टू क्या है आपका, प्रेपोजिशन है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। और अगर ये टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो आगे आने वाली वर्ब में हम लोग क्या लगाने वाले, आईएनजी लगाने वाले। ये हमारा सही होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग है। थोड़ा सा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ रखा है कि टू के साथ वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, बट हमेशा नहीं आती। जब टू प्रेपोजिशन होगा तब वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। जैसे आप लोग देखो, आप लोग क्या लिखते हो, एडिक्टेड टू स्मोक लिखते हो या स्मोकिंग लिखते हो, ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखते हो, स्मोकिंग लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ भी टू प्रेपोजिशन है और इसलिए यहाँ पे वर्ब में क्या आया, आईएनजी आया। अगर नहीं होता ऐसा तो एडिक्टेड टू स्मोक होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको इतनी सी बात क्लियर है तो अब देखो ज़रा ध्यान से, मैं समझाता हूँ अब आपको। वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू कैंसिल। अगर ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट
टू कैंसल। अब ये देखो, ये फ्रिक्वेंटली यूज सेंटेंसेस में नहीं है, ठीक है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू हो गया, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, फ्रेजेस। लुक फॉरवर्ड टू, accustomed to, addicted to, with a view to, key to, prone to। इनके बाद कभी भी वर्ब आएगी तो आईएनजी लेके ही आती है, क्योंकि ये सब जितने भी टू यहाँ पे है ना, ये सभी के सभी क्या है, एडिक्टेड टू लिख लीजिएगा, विद अ व्यू टू, ये सभी के सभी टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद वर्ब आती है तो आईएनजी लेके आती है। आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी इतनी सी चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसीलिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं आपसे वही कहूँगा कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि टू यहाँ पे इज़ अ प्रेपोजिशन और इज़ अ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आके इन्फिनिटिव बनाता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद, मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब यूज़ करनी है तो आप विदाउट टू यूज़ नहीं करते, आप सेंटेंस बना के देख लेना। सेंटेंस आप बना के देखना, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ करनी है तो आप बिना टू के यूज़ नहीं कर सकते। जैसे लुक फॉरवर्ड था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड या आई लुक फॉरवर्ड, आपको कुछ ना कुछ क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब या नाउन के पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये आसान तरीका है, ऑब्जर्वेशन है, आसान तरीका समझने का। अब यहाँ पे अगर आप बिना टू के यूज़ नहीं कर पाए तो टू लगाओगे तो यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो प्रेपोजिशन होगा तो वर्ब में क्या आएगी, आईएनजी आएगी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू कैंसिल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिलिंग हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट एंड फोर आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर आपका राइट आंसर, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको इसमें भी ऐड कर लीजिए, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। क्लियर है। वैसे इसका जो रियल रियल तरीके से डिफाइन करें या इसका कॉन्सेप्ट समझें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप ना नाउन से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ भी आई एम सॉरी, जहाँ भी टू प्लस वर्ब होगा तो वहाँ पे आपको नाउन या आप उसको एडवर्ब से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अगर वो रिप्लेस नहीं हो रहा वहाँ पे तो समझ लीजिए कि टू वहाँ पे इन्फिनिटिव के लिए नहीं आया, टू इज़ अ प्रेपोजिशन। ये थोड़ा टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है, बट ये आप जो है ऑब्जर्वेशन है, इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी होगा। अगर ये जैसे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है या प्रोन लिखा हुआ है या की लिखा हुआ है, अगर ये आप बिना टू के सेंटेंस फ्रेम कर ले जाओ इसके बाद तो कोई बात नहीं, तो टू प्लस वन तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद वर्ब लिखना है और बिना टू के नहीं लगा पा रहे आप, तो इसका मतलब टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। ध्यान रखिएगा, या तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, कुछ ही वर्ड्स होते हैं, स्टिल मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। क्लियर है। अगर इट इज़ क्लियर तो प्लीज़ मेंशन जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको, ठीक। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक। तो चलो ट्राई करिए, आप लोग सभी लोग ट्राई करो। आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा इसको, ठीक है। और अगर ट्राई किया तो मुझे आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, ठीक है, बताना कैसे करना, ठीक है। तो माइग्रेंट वर्कर्स थे, वर फोर्स टू रिटर्न इन टेरिबल कंडीशन, उनको फोर्स किया गया ताकि वो रिटर्न करने के लिए टेरिबल कंडीशन में, टू देयर होम्स वेयर दे हैव अनविटिंगली स्प्रेडेड द डिजीज़ इन रूरल एरियाज विथ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, जहाँ पे उन्होंने अनविटिंगली जो है, जो डिजीज़ है, कोरोना की बात हो रही है, कोविड-19 की, उसको फैला दिया क्योंकि वहाँ पे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, या फिर अच्छी हेल्थ के लिए सुविधाएं नहीं हैं। वी ऑल नो दैट इन आवर रूरल एरियाज, ठीक है। तो देखो आगे क्या करना है, वर्किंग पीपल हैव बीन impoverished एंड debilitated by, देखो दो वर्ड आपको मिले यहाँ पे बड़े अच्छे से, impoverished एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, पीपल को, और डेबिलिटेटेड भी है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, डेबिलिटेटेड, ठीक है। और इसकी वर्ब होती है डेबिलिटेट। आप मुझे इसका बताइएगा इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों का आगे डिस्कस करूँगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, आगे मैं डिस्कस करूँगा इन दोनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है, जो का सेक्शन किस पे, वोकैबुलरी पे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे समझिए, वर्किंग पीपल, इम्पोवरिश्ड का मतलब बता देता हूँ, गरीब होता है, पुअर, पेनीलेस, ठीक है। और डेबिलिटेट का मतलब होता है मेक समवन वीकेंड, मतलब किसी को कमज़ोर करना, मेक समवन वीक,
तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो वीक कैन, ठीक है। मेक समवन वीक, उसको हम लोग बोलते हैं डेबिलिटेट, ठीक है। सो वर्किंग पीपल हैव बीन इम्पवर्स्ड एंड डेबिलिटेटेड बाई लैक ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे हैव बीन लेस एबल टू अफोर्ड फूड। तो बहुत ही गरीब थे और वीक हो गए क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, न्यूट्रिशन नहीं था, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि सबकी परचेजिंग पावर तो घट गई है इस कोविड पीरियड पे, ठीक है। नाउ दे आर बीइंग टोल्ड टू गो बैक टू वर्क मोस्टली एट लोअर वेजेस इवन एट द रिस्क ऑफ डिजीज हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सबको एरर दिखनी चाहिए। देखो ग्रोन क्या है आपकी, वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ग्रोन वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। एक्सपोनेंशियल इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली। हमें किसको क्वालिफाई कराना है, ग्रोन को। रिस्क क्या हो गया, डिजीज़ का बढ़ गया ना, तो हमें ग्रोन को क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में तो एरर है, तो फोर्थ पार्ट में तो एरर है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तो तीनों नहीं होंगे, एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं अगर सेकंड पार्ट में एरर ठीक है, अदरवाइज हमारा थर्ड इज द राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, माइग्रेंट वर्कर्स वर फोर्स्ड टू रिटर्न इन टेरिबल कंडीशंस टू देयर होम where they have unwittingly spreaded the disease। देखो देयर आर सम इरेगुलर वर्ब्स। देखो रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी से बन जाती है, ठीक है, जैसे से टेल टोल्ड टोल्ड, ठीक है। लेकिन देयर आर सर्टेन वर्ब्स, जैसे मैंने लिखा कट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, कट होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट होती है ना। जैसे कास्ट हो गया तो कास्ट कास्ट कास्ट, ऐसे मैं लिखूँ शर्ट तो शर्ट शर्ट शर्ट, तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, सेम होती है। वैसे ही आपका होता है, आई विल राइट डाउन हियर, वैसे ही आपका क्या होता है, स्प्रेड, इसकी भी तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, स्प्रेड और क्या, स्प्रेड। यही फर्स्ट फॉर्म है, यही सेकेंड फॉर्म है और यही आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म है। ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जरूर माइग्रेंट वर्कर्स वर फोर्स्ड टू रिटर्न इन टेरेबल कंडीशंस टू देयर होम्स वेयर दे हैव अनविटिंगली स्प्रेडेड। देखो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, लेकिन स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेडेड नहीं होती है, तीनों ही फॉर्म क्या होती है, सेम रहती है, तो यहाँ पे स्प्रेड ही होगा, स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी प्रॉब्लम थी, तो आपका आंसर हो गया ओनली सेकंड एंड फोर्थ, ओनली सेकंड एंड फोर्थ। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा आपको, क्वेश्चन अच्छा था और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन योर स्क्रीन। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो जल्दी बताओ। आई गेस यू गाइस मस्ट हैव ट्राइड आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, और आंसर्स अपने ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। दिस ईयर शैल बी रिमेंबर्ड एज अ लैंडमार्क इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री फॉर ईयर्स टू कम। तो ये साल जो है बहुत सालों तक याद किया जाएगा एज अ लैंडमार्क इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है। क्या हुआ ऐसा देखो, The Supreme Court of India on February 17 delivered a much anticipated ruling। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एंटिसिपेटेड रूलिंग को डिलीवर किया फरवरी 17 को, दैट अलाउ वुमेन, ठीक है, दैट अलाउ वुमेन टू सर्व एज परमानेंटली कमीशन ऑफिसर्स, है ना। आपने पढ़ा होगा कि अभी तक वुमेन को परमानेंटली कमीशन ऑफिसर नहीं था, अब उनको कर दिया गया है इन 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी में। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रिस्किंड, इसका मतलब बताइएगा मुझे, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। टू रिस्किंड द एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, ऑफिशियली किसी चीज़ को बैन करना, ठीक है, ऑफिशियली बैन कर देना, एम्बार्गो वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। और नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे आर्टिकल के बाद आया हुआ है, ठीक है। ऑन कमांड अपॉइंटमेंट्स फॉर वीमेन ऑफिसर्स, ठीक है। ये हमने सेंटेंस पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने विमेन को अलाउ कर दिया है पीसी मतलब टू सर्व एज परमानेंटली कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है इसमें। देखो, दिस ईयर शैल बी रिमेंबर्ड एज अ लैंडमार्क इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री फॉर ईयर्स टू कम। बहुत सारे आने वाले सालों तक इसको याद किया जाएगा, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं।
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन February 17 डिलीवर्ड अ मच एंटिसिपेटेड रूलिंग दैट अलाउ वुमेन। अब देखो जरा, दैट आपके कंजंक्शन भी होता है और दैट को हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं, ठीक। देखो अगर ये कंजंक्शन होगा तो इसके बाद क्या लिखा होगा, एक सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर वर्ब होगी, इसके पहले भी एक सेंटेंस होगा, ठीक है। और अगर ये आपका कंजंक्शन नहीं है तो ऑब्वियस ये बात, ये क्या बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रा दैट को ध्यान से देखो, यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट तो लिखा नहीं है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत होती है कि इसके बाद आने वाली वर्ब इसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे रूलिंग के अकॉर्डिंग अलाउ को यूज़ करना है, रूलिंग इज सिंगुलर है, तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अलाउस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलाउस। तो सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम है, ये गया, ये गया, ये गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। देख लेते हैं थर्ड पढ़ के भी। टू सर्व एज परमानेंटली कमीशन ऑफिसर इन 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज टू ऑफ द इंडियन आर्मी। थर्ड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड। ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड में प्रॉब्लम है, रिलेटिव प्रोनाउन का केस है ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में रिपीटेडली। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वो, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिलेट करना, किसको रिलेट करता है, अपने एंटीसीडेंट को, उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूलिंग था, तो रूलिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, अलाउस लगा दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, डू नॉट वेस्ट। चलो ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आई गेस 4 है, देख लीजिए। हाँ थर्ड, ये 4th सेंटेंस है, पढ़िए, इजी है, लेट्स सी क्या हो सकता है। यू मस्ट हैव ट्राइड दिस, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ऑक्यूपाइंग ओनली ऑल्टरनेट सीट्स, मैंडेटरी यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स इंस्टेड ऑफ टोकन्स, गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एंटर, एक्सेस के साथ टू लगाते हैं, ठीक है, एंटर एंड एग्जिट स्टेशन। दीज आर जस्ट सम ऑफ द चेंजेस दैट कम्यूटर्स हैव टू अडेप्ट टू वंस दिल्ली मेट्रो ओपन्स इट्स डोर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी जब दिल्ली मेट्रो शुरू होने वाली थी, या 7 तारीख से शुरू भी हो चुकी है, ठीक है। मुझे आई वुड लाइक यू टू लेट मी नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अडॉप्ट, एडॉप्ट एंड अडेप्ट, ठीक है। तीनों वर्ड्स का मुझे आप डिफरेंस बताइएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग दीज 3 वर्ड्स ना। एक जैसे लगते हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंस, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तब तक मैं इसको देखता हूँ। ऑक्यूपाइंग ओनली ऑल्टरनेट सीट्स, मैंडेटरी यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स, ठीक है। देखो यूजिंग यहाँ पे कैसे यूज़ किया है आपने, एज अ वो, ठीक है। यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स हाउ, देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं वॉट या होम का, ठीक है, तो जो हमें आंसर मिलता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है और वो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। इसी बात आपको पता है, अदरवाइज मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा। और अगर वर्ब आपको आंसर कर रहा है किसका, हाउ का, वेयर का, वाई का, और किसका, व्हेन का, तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, एडवर्ब्स होती हैं। वो क्या होती हैं आपकी, एडवर्ब्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पढ़ो, ऑक्यूपाइंग ओनली ऑल्टरनेट सीट्स, मैंडेटरी यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स, यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स हाउ, मैंडेटरी ना मतलब ज़रूरत ही है इसकी यूज़ करने की। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, या आप सीधे समझ सकते हो वर्ब है, वर्ब इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब। तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होगा, मैंडेटरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंडेटरली, ठीक है, मैंडेटरली हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपका हो गया। तो फर्स्ट में तो प्रॉब्लम है, तो बाकी सब तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब सही है। बात क्लियर हो गई सभी को, ईजी था ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। मैंडेटरली यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स इंस्टेड ऑफ टोकन्स, ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 4th वन। आप मुझे बताइएगा हाउ मैनी हैव यू गॉट इट राइट, ठीक है। 4 आउट ऑफ 4 है, 3 आउट ऑफ 4 है, 2 आउट ऑफ 4 है, 1 आउट ऑफ 4 है, 0 आउट ऑफ 4 है, तो आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। पॉज द वीडियो एंड स्पॉट द एरर्स, ठीक है। फाइंड आउट करिए कि किस पार्ट में एरर है। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। चलो
चलो यू गाइस मस्ट हैव ट्राइड इट, तो लेट्स सी क्या करना है इसमें। देखो यहाँ से पढ़ते, वी हैव केयरफुल गॉन, देखो यहीं पे गलती है, समझ में आना चाहिए। गॉन इज अ वर्ब, केयरफुल इज एन एडजेक्टिव, वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं कर सकता, इट हैज़ टू बी एन एडवर्ब, तो यहाँ पे केयरफुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा केयरफुली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, केयरफुली हो जाएगा। तो पहले पार्ट में तो दिक्कत हो ही गई, तो पहला इसमें है, ये तीनों गया, ठीक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू द रिव्यू पिटिशंस, वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू, हम लोगों को बहुत ध्यान से रिव्यू पिटिशन को देखा, एंड द कनेक्टेड पेपर्स, और उससे रिलेटेड जो पेपर्स थे, ठीक है। वी फाइंड नो मेरिट इन द रिव्यू पिटिशंस एंड द सेम इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, और हमें कोई मेरिट नहीं मिली, वो मतलब किसी लायक नहीं थी, और इसीलिए उन पिटिशंस को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है। द कोर्ट सेड इन अ शॉर्ट ऑर्डर, द कोर्ट सिमिलरली डिसमिस्ड द रिव्यू पिटिशन फिल्ड बाई पुडुचेरी MLA RKR अनंतरमन एंड N विनोबा भूपति, ठीक है। और कोर्ट ने सिमिलर ही पिटिशंस को डिसमिस कर दिया जो फाइल की गई थी पुडुचेरी के MLA ये महोदयों द्वारा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ओके अब देखो पहले वाले में तो आपको एरर मिल गई, ठीक है। वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू, देखो दूसरा देखते हैं। वी फाइंड नो मेरिट इन द रिव्यू पिटिशंस एंड द सेम इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, हमें कोई भी रिव्यू पिटिशंस में मेरिट नहीं मिली, और इसीलिए उन्हीं पिटिशंस को क्या कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया। अब मुझे बताओ कि द सेम किसके लिए यूज़ हुआ, द सेम किसके लिए यूज़ हुआ, जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, सेम को डिसमिस किया गया, मतलब यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, पिटिशंस की। किसकी बात कर रहे हैं, पिटिशंस की बात कर रहे हैं, पिटिशंस की बात कर रहे हैं। तो पिटिशंस सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ द सेम जो है सिंगुलैरिटी को नहीं बता रहा, प्लूरलिटी बता रहा है। तो द सेम की जगह यहाँ पे आप क्या करो, इसकी जगह क्या करो, आर करो। आप द सेम की जगह रिव्यू पिटिशंस लिख सकते हो, और रिपीटिशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेम लिख दिया। बट ये सेम किसके लिए आया है, पिटिशंस के लिए आया ना, कि वी फाइंड नो मेरिट इन द रिव्यू पिटिशंस, पिटिशंस में हमें कोई मेरिट नहीं मिली, और उन्हीं मेरिट को अकॉर्डिंगली क्या कर दिया गया, डिसमिस, उन्हीं पिटिशंस को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो पिटिशंस तो यहाँ पे प्लूरल है, एक पिटिशन तो है नहीं, तो द सेम पिटिशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा सेकेंड वाले में आपका। इज दैट क्लियर। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट में, ये आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। अच्छा था ये सेकेंड वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग ट्राई करिए। जल्दी से सभी लोग ट्राई करिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई। हाँ खुद से ट्राई करना है ईमानदारी से, है ना, तो कुछ चीज़ समझ में भी आएंगी। चलो मैं तब तक आपने ट्राई किया होगा, गाइस और ऑनेस्ट। चलो तो थाईलैंड्स इम्प्रेसिव डेवलपमेंट हैज़ सीन द कंट्री ग्रोन, देखो ये भी गलती हो गई। देखो देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक सी हियर, है ना, वॉच, सी हियर वॉच, इनके साथ इनके बाद क्या होता है, इनके बाद या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए या तो वर्ब में ING लगाइए। इनके बाद कभी भी इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 का यूज़ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। सी हो गया, हियर हो गया, वॉच हो गया, ठीक है। इनके बाद कभी भी 2 + V1 का यूज़ नहीं करते हम लोग, वी ऑलवेज यूज़ आइदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING, ठीक है। तो देखो ज़रा थाईलैंड जैसे मैंने लिखा, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लगाते हैं, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट यू टू स्टडी हार्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। देखो आपने एक मेन वर्ब यूज़ कर ली, आपने एक मेन वर्ब यूज़ कर ली, उसके बाद कोई वर्ब यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले क्या लगा रहे हो, टू लगा रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान समझना, मैंने कहा आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। अगर ध्यान समझो, आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, देखो कन्वेंशनल तरीके से जो कन्वेंशनल रूल है उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है ये,
कि अगर आपने कोई एक मेन वर्ब यूज़ करी है, उसके बाद कोई वर्ब यूज़ कर रहे हो जो क्रॉस है, उसके पहले टू लगा दो, बट नहीं लगाएंगे। सी के साथ प्रॉब्लम है, सी, हियर और वॉच, अभी वर्ब से मैं आपको आगे बताऊंगा। इनके साथ आइदर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और द जिरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे या तो आप क्रॉस करो या तो क्रॉसिंग करो। सेम चीज़ यहाँ भी है। थाईलैंड्स इम्प्रेसिव डेवलपमेंट हैज़ सीन द कंट्री, देखो सी आ गया, इसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो थर्ड फॉर्म में नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। हैज़ सीन द कंट्री ग्रो फ्रॉम अ लार्जली एग्रीकल्चर इकोनॉमी इनटू वन ऑफ एशियंस लीडर्स टुडे, ठीक है। तो थाईलैंड की जो इम्प्रेसिव डेवलपमेंट है उसने कंट्री ग्रो ने देखा है कि वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से अब वो एशियन लीडर्स पे आज आ चुकी है, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो प्रॉब्लम है, तो ये दोनों तो गए आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थाईलैंड इज़ नाउ, यहाँ देखिए, थाईलैंड इज़ नाउ एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ US $530 बिलियन एंड रिलेटिवली लार्ज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये थाईलैंड ने अभी तक अचीव किया है। अकाउंटिंग ऑफ 30%, 35% एंड 56% ऑफ द कंट्रीज GDP, ठीक है। वापस से पढ़ लेते हैं क्या है। थाईलैंड्स इम्प्रेसिव डेवलपमेंट हैज़ सीन द कंट्री ग्रो, हो जाएगा यहाँ पे, बता चुका हूँ क्यों होगा। फ्रॉम अ लार्जली एग्रीकल्चर इकोनॉमी इनटू वन ऑफ एशियंस लीडर्स टुडे, ठीक है। थाईलैंड इज नाउ एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ दिस बिलियन एंड रिलेटिवली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ 35% एंड 56% ऑफ द कंट्रीज GDP रिस्पेक्टिवली। तो इतना ये GDP, इंडस्ट्रियल कितना है 35% और सर्विस सेक्टर कितना है 56%। देखो एक वर्ड होता है अकाउंट फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे उसी का यूज़ है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है उसमें किसी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग, अकाउंट फॉर, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर हैं, ये अकाउंट फॉर मतलब ये इतना पार्ट ले लेते हैं किसका, GDP का, कितना 35% और 56% ऑफ द कंट्रीज GDP रिस्पेक्टिवली। तो ये पार्ट ले रहे हैं, है ना, ये एक हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट ऑफ का यूज़ नहीं होगा, अकाउंट किसका यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा। फ्रेजल वर्ब से ये, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे सून, ठीक है। ध्यान रखिए अकाउंट फॉर का मतलब होता है ये पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पार्ट हिस्सा होना या उसका पार्ट ले लेना, ठीक है। अकाउंट फॉर का यूज़ करेंगे, ऑफ का नहीं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम कहें कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, डेटा में भी इनकरेक्ट, वो अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द GDP, है ना। तो वो कितना अकाउंट करता है, मतलब कितना उसका हिस्सेदारी है, कितना पार्ट है उसका, तो वो 20% है। ये मैं ऐसे ही रफली बोल रहा हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, ठीक है। तो अकाउंट्स फॉर यहाँ मतलब टू बी पार्ट ऑफ समथिंग। ये बात क्लियर हो गई, तो आपका सेकंड पार्ट में भी हो गया। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द राइट आंसर, ये सब गलत हो गया, ये आपका हो गया सही आंसर। छठवां या सातवां क्वेश्चन था। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। इफ इट इज़ क्लियर एंड you have learned something from the sentence or the other sentences, kindly do let me know. It encourages all of us to do much better, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अभी भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 8th क्वेश्चन है आई गेस। चलो पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो यू मस्ट हैव ट्राइड। तो आगे बढ़ते हैं। लुकिंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, थाईलैंड फेसेस बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। द ग्लोबल इकोनॉमी इज, ये उसी सेंटेंस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उसी जो भी फर्दर हम लोगों ने डिस्कशन किया था अभी जस्ट लास्ट सेंटेंस में। इवॉल्विंग एंड डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजीज, लीगल फ्रेमवर्क्स एंड द इन्वायरमेंट इज ड्राइविंग दिस चेंज, ठीक है। थाईलैंड्स फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी विल हिंज ऑन, इसका मतलब बताइएगा।
The country's ability to anticipate these changes and position itself competitively, identifying and understanding the trends that underpins these changes is a critical exercise to maximize opportunity to manage uncertainties. ठीक है, चलो देखो क्या करना है इसमें। तो वापस से पढ़ते हैं, ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। बस क्या करना है इसमें, लुकिंग अहेड आगे बढ़ते हैं। उसी बात में हो रही है कि उसका जो है 35% और 56% GDP में इसका इन्वॉल्वमेंट था, और थाईलैंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए थाईलैंड को क्या करना पड़ता है, फेसेस बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। द ग्लोबल इकॉनमी इज़ रैपिडली इवॉल्विंग एंड डेवलपमेंट्स इन, जो रैपिड ये जो आपकी इकॉनमी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो डेवलपमेंट्स हैं इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी और लीगल फ्रेमवर्क्स में, एंड द इन्वायरमेंट इज ड्राइविंग दिस चेंज। और ये जो इन्वायरमेंट है वो इस चेंज को ला रहा है, मतलब इसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, थाईलैंड्स फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी विल हिंज ऑन, इसका मतलब आप बताएंगे द कंट्रीज एबिलिटी टू एंटिसिपेट दीज चेंजेस एंड पोजिशन इटसेल्फ कम्पिटिटिवली। ठीक है, अब देखो आगे, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना और समझना, दैट अंडरपिन्स दीज चेंजेस। देखो यहाँ से फिर देखो दैट आ गया है ना, दैट आया हुआ है। अगेन दैट हियर इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों है, क्योंकि इसके बाद एक सेंटेंस स्टार्ट नहीं तो कंजंक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद आने वाली वर्ब इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड्स लिखा हुआ है, दैट ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, अंडरपिन्स। तो देखो ट्रेंड्स क्या है, प्लूरल है तो अंडरपिन्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरपिन हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड्स दैट अंडर पिंस। देखो अंडर पिंस नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर पिन हो जाएगा। तो फोर्थ में दिक्कत है, तो फोर्थ में दिक्कत हो गई। ये तो देखो एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेट हो गया। और अगर आपको सेकंड में प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड में भी प्रॉब्लम है तो सेकंड भी देख लेते हैं। आइए लेट्स सी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए, लुकिंग अहेड थाईलैंड फेसेस बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। द ग्लोबल इकॉनमी इज़ रैपिडली इन्वॉल्विंग, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एंड डेवलपमेंट्स कहाँ पे, इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, लीगल फ्रेमवर्क्स एंड द इन्वायरमेंट, इन सभी में जो डेवलपमेंट्स हैं इज़ ड्राइविंग दिस चेंज। अब मुझे बताओ कि ये देखो आपका सब्जेक्ट हो गया डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है तो बाकी सभी ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और हमारे यहाँ पे वर्ब आ गई इस। ठीक है, ये सिंपल सा केस है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है देन वर्ब हैज़ टू बी प्लूरल। तो डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें इस नहीं क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो समझ में आता है। ठीक है, देखो होता कुछ नहीं, बहुत सीधी सिंपल सी चीज़ें हैं। क्लियर है, डेवलपमेंट्स के लिए डेवलपमेंट्स इज़ ड्राइविंग दिस चेंज, नो, डेवलपमेंट्स आर ड्राइविंग द चेंज। कौन कौन से डेवलपमेंट्स कहाँ हैं, इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, लीगल फ्रेमवर्क्स एंड द इन्वायरमेंट। बात समझ में आ गई। सेकेंड और फोर्थ में आपका एरर हो गया, ये आपका राइट आंसर है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज भी है ना, तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिससे आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हों और आपको वोकैबुलरी भी मिलती रहे, प्लस आपको आपका लैंग्वेज अच्छी होती है। ठीक है, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन वेरियस सेक्टर्स, नॉट ओनली इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अदर सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटेंस 8th या 9th, आई डोंट नो। आप मुझे बताइएगा अपना स्कोर। ठीक है, आगे सेंटेंस बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो उतने सेंटेंसेस थे हमारे, जैसे 9 थे, 8 थे, 10 थे। आप उसका स्कोर बताइए। अभी जो है हम आ गए हैं किस पे, अपने वोकैबुलरी सेक्शन पे। ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन। तो हमें क्या बताना है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब हमें सिनोनिम्स बताना है। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, मुझे बताइए कि कर्फ्यूफल का मतलब क्या होता है। ठीक है, कर्फ्यूफल का मतलब क्या होता है। चलो लेट्स सी कि क्या होगा। तो कर्फ्यूफल क्या है, कर्फ्यूफल इज़ अ नाउन हियर। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा, है ना, नॉइज़, बहुत ज़्यादा नॉइज़। ठीक है, और इसका मतलब अगर नॉइज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो फिर नॉइज़ के लिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं।
तो सेरेनिटी, फ्रैगो, फोमेंट, कमोशन। तो देखो शोर शराबे के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा आपको बॉइस्टरस, ठीक है, अप्रोर, ठीक है, पैंडेमोनियम, ठीक है, एक आइडेमियोटिक एक्सप्रेशन होता है ह्यू एंड क्राई, ठीक है, एक होता है कमोशन। इन सब का मतलब होता है शोर शराबा, हो हल्ला, ठीक है ना। एक और होता है ब्रू हाहा, BROUHAH, ठीक है। ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो आप शोर शराबे के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होता है, नॉइज़ होता है, ठीक। तो आपको आंसर मिल गया होगा, कमोशन इज़ द राइट आंसर हियर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, कमोशन, ठीक है। कर्फ्यूफुल का मतलब क्या होता है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, बाकी वर्ड्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत। तो ये हो गया शोर शराबा। एक वर्ड अगर आपने सुना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, श्रीन, ठीक है, और एक वर्ड होता है ट्रैंक्विल। क्या होता है ट्रैंक्विल? इन दोनों का मतलब होता है वेरी काम एंड पीसफुल, ठीक है, वेरी काम एंड पीसफुल, बहुत ही शांति वाला, एकदम शांत, पीसफुल। इसी सीरीन एडजेक्टिव है, इसी का नाउन जो बना हुआ है वो लिखा हुआ है सेरेनिटी, इसका मतलब होता है कामनेस, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। फ्रैगो, ठीक है, आई गेस ये सबसे पहले सती थरूर ने यूज़ किया था, तभी ये लाइमलाइट में आया था। देखो फ्रैगो का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ समथिंग, अ कन्फ्यूज्ड मिक्सचर, अ कन्फ्यूज्ड मिक्सचर है ना, हॉचपॉच जिसे कहते हैं हम लोग, अ कन्फ्यूज मिक्सचर। तो फ्रैगो का मतलब कन्फ्यूज मिक्सचर। फोमेंट, फोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये वर्ब है। फोमेंट का मतलब होता है टू इंसाइट, मतलब किसी को क्या करना, प्रोवोक करना, बिल्कुल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रोवोक भी लिख सकते हैं। काइंड ऑफ इनकरेज करना, टू डू समथिंग बैड। जैसे मैंने कहा ट्रम्प फोमेंटेड द वायलेंस, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प फोमेंटेड द वायलेंस, ठीक है। तो ही इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेट एक और वर्ड लिख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंस्टिगेट, इसका मतलब भड़काना होता है, ठीक है। इंस्टिगेट, इनकरेज नॉट इन द पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में ही आप ले सकते हैं इसको। तो फोमेंट का मतलब क्या होता है, भड़काना, है ना, इनकरेज करना, टू डू समथिंग बैड। इंस्टिगेट एक वर्ड है आपका, वर्ब है। इतने सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कर्फ्यूफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बॉइस्टरस ये एडजेक्टिव है, अप्रोर हो गया, नाउन है, पैंडेमोनियम नाउन है, ह्यू एंड क्राई आइडेमियोटिक एक्सप्रेशन है, कमोशन इज अ नाउन, ब्रूहा इज अ नाउन। इन सभी का मतलब होता है शोर शराबा करना या बहुत ज़्यादा हो हल्ला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है कामनेस, ठीक है। फ्रैगो का मतलब होता है कंफ्यूज मिक्सचर, नाउन है। फोमेंट, फोमेंट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है इंसाइट करना, प्रोवोक करना, इनकरेज करना, इंस्टिगेट करना। सो दीज आर द वर्ड्स यू कैन यूज फॉर फोमेंट। फोमेंट इज़ अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। तो आप इन सभी वर्ड्स को ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये वर्ड अभी मैंने आपको बताया था, ये वर्ड मैंने अभी आपको बताया था। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग और समवन वीक, टू मेक समवन वीक। अब इसका अगर आपको वीक को वर्ब बनाना तो ईएन प्रीफिक्स लगा दीजिए, सॉरी सफिक्स लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वीकेंड, प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। तो बहुत सारी बात क्या होता है, जैसे वो कि हम लोग कभी कभी वर्ड के पहले या वर्ड के बाद ईएन लगा के उसको वर्ब बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। जैसे पावर है तो एम्पावर हो गया, ठीक है। लाइट है तो लाइटन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काफ़ी बार वर्ड्स के सफिक्स या प्रीफिक्स में ईएन लगा के हम लोग उसको वर्ब बना लेते हैं। तो वीकेंड, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड। मैंने आपको बता चुका था। स्ट्रेंथन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना आपको, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं स्ट्रेंथन के लिए आप लोग, बॉल्स्टर। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ में ईएन लगा के हमने क्या बना दिया, उसको वर्ब बना दिया, स्ट्रेंथन। परपोर्ट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू बी समबडी, प्रिटेंड टू बी समथिंग, टू बी समवन और डू समथिंग, ठीक है। मतलब प्रिटेंड करना। जैसे मैं लिखूं कि ही इज नॉट द सेम पर्सन ही परपोर्ट्स टू बी, तो वो सेम पर्सन नहीं है जो प्रिटेंड करता है कि वो है। तो परपोर्ट का मतलब एक्चुअली में क्या हो गया, एक तरीके से प्रिटेंड करना या अपने आप को दिखाना ऐसा, ठीक है। तो प्रिटेंड टू बी समवन और डू समथिंग, क्लियर है। प्रिटेंड करना वैसे काम करना नहीं, ठीक है।
प्लॉडेट का मतलब क्या होता है? इट्स अ नाउन, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, अप्रूवल, किसी की तारीफ करना, है ना। और क्या होता है? कमेंड, इतने बड़े वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। ये हो गया आपका प्लॉडेट, ठीक है। ही रिसीव्ड प्लॉडेट फॉर व्हाटसोएवर ही हैज़ डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ही रिसीव्ड व्हाट? प्लॉडेट्स, मतलब ही रिसीव्ड appreciation, approval, he was commended for the work he has done for the welfare of the society. Is that clear to everybody? ठीक है, ये आपका हो गया, ये इतने सारे वर्ड्स हो गए। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग या टू मेक समवन वीक। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। इम्पॉवरिश्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है पुअर। ओके, अब ये वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स हैं, तो अब बताइए कि पुअर के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक तो वर्ड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे इम्पेकुनियस, इसका मतलब भी पुअर होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। इम्परवेस्ट का मतलब तो पुअर होता ही है। एक होता है वर्ड पाउपर, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? वेरी पुअर, ठीक है, वेरी पुअर। क्लियर हो गई आपको बात? इम्परवेस्ट, इम्पेकुनियस, पाउपर, इसका मतलब भी होता है बहुत पुअर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? रिच होता है। इफिकैशियस एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या? बताइए। वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, ठीक है। इफिकैशियस इज एन एडजेक्टिव, इफिकैशियस की नाउन जाती है इफिकैशी। जैसे मैं कहूँ कि द इफिकैशी ऑफ द वैक्सीन इज़ नॉट येट प्रूवन, अभी तक उसको प्रूव नहीं किया गया है, उसको टेस्ट नहीं किया गया, उसके बारे में पता नहीं है। इफिकैशी मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, ठीक है। ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है एक तरीके से वन हु यू नो वन हु इज़ ओबीडियंट, ओबीडियंट समझते हैं आप, टू एक्सेस लेवल, मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं आप? चापलूस कह सकते हैं, मीनियन कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है चापलूस, तो ओबीडियंट होता है एक्सेस लेवल तक, मतलब वो हर बात पे हाँ मैं यस सर वाली कहानी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑब्सिक्वियस का, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इम्पॉवरिश्ड का मतलब पुअर, कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? इम्पेकुनियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। पाउपर का मतलब भी गरीब होता है, ठीक है। पेनीलेस, पेनीलेस मतलब समझ गया, पेनी मतलब पैसा, लेस मतलब जो है नहीं, तो पेनीलेस भी हो गया। क्लियर? इफिकैशियस का मतलब वेरी इफेक्टिव, ऑब्सिक्वियस का मतलब ओबीडियंट टू एक्सेस लेवल, बहुत ही एक्सेस लेवल तक ओबीडियंट होना, मतलब चापलूस होना, ठीक है। साइकोफेंट, साइकोफेंट क्या होना? साइकोफेंट होना, ठीक है। क्लियर है? ये वर्ड्स आप लिख सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, रिस्किंड। ये वर्ड अभी आया था ना, हम लोग पढ़ रहे थे। तो रिस्किंड का मतलब बताइए। रिस्किंड का मतलब होता है किसी ऑर्डर को, किसी लॉ को क्या कर देना? रिवोक कर देना, मतलब उसका हटा देना उसको, है ना, रिवोक कर देना, या कह लीजिए आप रिपील कर देना, सॉरी रिपील कर देना। क्लियर? या आप कह दीजिए उसे क्या करना? एनल कर देना, ठीक है। तो रिस्किन का मतलब होता है रिवोक कर देना, रिपील कर देना या एनल कर देना, मतलब उस ऑर्डर को हटा देना, ना मानना, बदल देना, ठीक है। और स्पेशली एन ऑर्डर और लॉ, तो एनल इज़ द राइट आंसर। इनफोर्स, इनएक्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसी चीज़ को पारित करना, उसको फोर्स में लेके आना, उसको एक्ट में लेके आना। लिबरेट का मतलब होता है फ्री कर देना, टू फ्री, टू फ्री। लिबरेट का मतलब टू फ्री। इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब भी फ्री करना होता है, ठीक है। इमेंसिपेट, ही वॉज इमेंसिपेटेड, उसको फ्रॉम ऑल द क्राइम्स ही वॉज चार्ज फॉर, जितने भी क्राइम्स थे उसको चार्ज किया गया था, उसको क्या कर दिया गया? इमेंसिपेट कर दिया गया, मतलब क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स हैं। रिस्किन का मतलब क्या होता है? रिवोक करना, रिपील करना, एनल करना, ठीक है। और इनफोर्स, इनएक्ट का मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। लिबरेट का मतलब बता दिया, इसके आप एक अच्छा सा वर्ड याद कर सकते हैं, वो क्या है? इमेंसिपेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीएम्प्ट वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रीएम्प्ट, ठीक है। प्रीएम्प्ट, ठीक। चलो, तो प्रीएम्प्ट का मतलब होता है किसी को प्रिवेंट करना फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। किसी को किसी चीज़ के करने के
से रोकना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्ट। तो आपका आंसर तो पहला ही वाला हो जाएगा। अलाउ का मतलब तो अलाउ करना होता है, ऑपोजिट हो गया। एल्यूट का मतलब होता है अवॉइड करना। डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बस से बदतर कर देना। टू वर्सेंट, ठीक है, क्या कर देना, 2% कर देना। क्लियर है बात? बोलो भाई, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? चलो, एक वर्ड होता है डिटेरियोरेट का मतलब क्या होगा, 2 वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, द इकोनॉमी इज डिटेरियोरेटिंग नाउ डेज। डिटेरियोरेटिंग, ठीक है, द इकोनॉमी की आप हालत देख ही रहे हैं, इज डिटेरियोरेटिंग इन आवर कंट्री नाउ डेज, ठीक है। एक और होता है इजैगबोरेट। क्या होता है, इजैगबोरेट, BRATE, ठीक है, EXACEBRATE। इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को बहुत ख़राब कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इजैगबोरेटेड, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। इजैगबोरेट, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिएगा, क्या, इजैगबोरेट, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन थे। आई होप यू गाइस हैव लर्न सम न्यू वर्ड्स, ठीक है, सम न्यू वर्ड्स प्लस कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे आपने एरर डिटेक्शन सॉल्व करने के, ठीक है। चलो, तो ये सब वर्ड्स को रिवाइज कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।